नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु परिवार में। दोस्तों, आज हम जानेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अगर बात करें समान नागरिक संहिता, मतलब सभी के लिए समान संहिता हो, हर व्यक्ति के लिए, ना तो कोई जाति भेद हो, ना तो कोई लिंग भेद हो, ना कोई समुदाय, किसी भी प्रकार का कोई भेद ना हो, सभी के लिए समान संहिता हो। तो क्या ये संभव है भारत के लिए? भारत की ये विशाल संस्कृति के बारे में अगर आप ध्यान दें कि कहीं आपको पूर्वोत्तर भारत दिखाई देगा तो कहीं दक्षिण भारत, यहाँ पे विभिन्न विभिन्न संस्कृतियाँ हैं। हर स्थान का अपना अलग कल्चर है, अपनी अलग संस्कृति है। अब ऐसी परिस्थिति में जब एक धर्म और दूसरा धर्म एक दूसरे के सामने खड़ा है, किसी एक धर्म का जो नियम है वो दूसरे धर्म के नियम से बिल्कुल विपरीत है, ऐसे में क्या समान नागरिक संहिता भारत में चल पाएगी? क्या इसे लागू किया जाना चाहिए, या ये कितना उचित होगा भारत में लागू किया जाना? और अगर लागू किया जाता है तो इसमें कितनी कठिनाइयाँ आएंगी? और अगर मैं अपने व्यू की बात करूं, अपने दृष्टिकोण की बात करूं, तो वो किस प्रकार उपयोगी होगा भारत के लिए? देखिए, यूसीसी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि पहली बार इसकी बात की जा रही है। यूसीसी से हम भली भांति परिचित हैं, हमारे संविधान में भी इसका भली भांति परिचय दिया गया है, इसका उल्लेख है। तो अब हमको ये जानना है कि ये किस प्रकार से हमारे देश पे प्रभावित होगा, और अभी जो ये चर्चा में बना हुआ है इसके पीछे का कारण क्या है। अगर 22वें लॉ कमीशन ने किसी भी तरीके से इस पे लोगों का सुझाव, लोगों की रिस्पांस को जानने की बात की है, तो ऐसा क्यों? क्या सरकार चाहती है कि यूसीसी लागू कर दिया जाए भारत में? तो आइए जानते हैं, ये विभिन्न प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो प्रोविज़न क्या है? भारत के संविधान में पहले ही इसका प्रोविज़न किया जा चुका है, किया गया था। देखिए, भाग 4 की बात अगर करते हैं तो भाग 4 में ही नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 44 में ऐसा उल्लेख किया गया है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको राज्यों द्वारा इसका अनुपालन किया जाना चाहिए, मतलब इसको अपनाया जाना चाहिए। शैल एंडेवर यहाँ पे एक शब्द है, इसका मतलब है कि लागू किया जाना चाहिए राज्यों द्वारा। फिर बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वेरियस जजमेंट भी बताती है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो बेगम जजमेंट 85 का, और भी जजमेंट है जिनको आगे हम जानेंगे। तो यहाँ से भी ये मुद्दा सामने आता है, जहाँ पे देख सकते हैं आप, वेयर डिवोर्स मुस्लिम वुमेन डिमांडेड मेंटेनेंस फ्रॉम हर फॉर्मर हस्बैंड, द अपेक्स कोड वाइल डिसाइडिंग वेदर टू गिव प्रिविलेज टू सीआरपीसी और द मुस्लिम पर्सनल लॉ कॉल्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी। तो कहीं ना कहीं ऐसी विभिन्न मुद्दे क्या करते हैं, यूसीसी की मांग करते हैं। हालांकि ये कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं है, विभिन्न मुद्दे हैं भारत में जिनकी बात की जा सकती है। लेकिन कहाँ से सुप्रीम कोर्ट, मतलब हमारी जो कानूनी दायरा है, मतलब अगर देखा जाए कि इसका विस्तार कहाँ से शुरू हुआ, तो आप देख सकते हैं इससे पहले भी बात चल रही थी, लेकिन यहाँ से इसका विस्तार शुरू हुआ और लोगों का ध्यान आकर्षित किया इस मुद्दे ने यूसीसी की तरफ। आगे देखते हैं कुछ और भी जानकारी। देखिए, हमारे देश में गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। अगर बात करें राज्यों के, आप सोचेंगे कि राज्य में लागू है, बिल्कुल। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है, और प्रत्येक राज्य अगर वो चाहे, उसे उचित लगता है, तो वो यूसीसी लागू कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही कुछ और भी नियम हैं। जैसे अगर यूसीसी लागू होता है तो ये नीति निर्देशक तत्व का क्या है, एक भाग है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत का एक प्रावधान है। तो क्या आप बताइए कि क्या नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आए प्रावधान को न्यायालय, ये न्यायोचित है? मतलब क्या ये न्यायोचित है? हम न्यायालय में जाके इस पे हो रहे किसी ऐसे गतिविधि को जो कि हमारे अनुरूप ना हो, तो क्या हम न्यायालय में जाके इसके खिलाफ अर्जी लगा सकते हैं? इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि यहाँ पे क्यों लागू है गोवा में। तो मैं बता दूं, पोर्तुगीज इसका सबसे बड़ा कारण है, पोर्तुगीज, ठीक है।
when the Goa became the part of Union Territory in 1961, the virtue of the Goa Daman and Diu Administration Act 1962, the Parliament authorized the Portuguese Civil Code of 1867 to Goa and shall be amended and repealed by the competent legislature. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये पुर्तगालों के द्वारा बनाया गया जो नियम था, कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे अंग्रेजों ने राज किया तो हमारे ऊपर कुछ ना कुछ उनकी छाप रह जाती है। गोवा में पुर्तगालियों का राज था तो यूसीसी वहाँ पे लागू हुआ और यही सबसे बड़ा कारण था। आगे चलते हैं, जानते हैं कि लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स थी उसमें क्या हुआ, उसका हिस्ट्री क्या थी और किस तरीके से ये सामने अभी चल रहा है ये मुद्दा। तो देखिए, अगर पहले की बात की जाए तो 1837 penal code in 1837 drafted law member and 3 other member। यहाँ पे लिखा हुआ पूरा पढ़ देता हूँ। द फर्स्ट लॉ कमीशन कंसिस्टिंग लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले as the first law member and the other members produced as a draft penal code in 1837। तो ये बता रहे हैं कि penal code कब ड्राफ्ट किया गया। उसके बाद अगर लिमिटेशन इन लॉ तो 1847। फिर अगर बात करें द कमीशन वाज ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूटेड, तो ओरिजिनली अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें जो स्वतंत्रता के बाद तो 1955 में हुआ था, जो कि टाइम टू टाइम पे रिकॉन्स्टिट्यूट होता रहा। देख रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूटेड होता रहा है। फिर अभी बात करें अगर BS चौहान जी, जस्टिस BS चौहान जी के द्वारा ये जो 2015 में गठित लॉ कमीशन थी, इसके अंतर्गत एक रिपोर्ट दी गई थी। उस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था कि भारत में विभिन्न बदलावों की आवश्यकता है, विभिन्न बदलावों की आवश्यकता है, वो भी व्यक्तिगत स्तर पे, मतलब जो समुदाय हैं, जाति हैं, उनके व्यक्तिगत स्तर पे क्या है, उनमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। लेकिन फिर भी उन्होंने यूसीसी को अपनाने से मना किया था। ऑफ द इंडिया हैड डिक्लेयर्ड दैट द यूसीसी इज नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल। आप देख सकते हैं, नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल, ऐसा 21वें लॉ कमीशन के अंतर्गत ऐसा कहा गया था। फिर अगर बात करते हैं हम 22वें लॉ कमीशन की, तो 22वें लॉ कमीशन के अंतर्गत अभी ऐसा किया गया कि डिसाइडेड अगेन टू सॉलिसिट व्यू एंड आइडिया ऑफ द पब्लिक एट द लार्ज एंड रिकॉग्नाइज रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऋतुराज अवस्थी जी इसको लेड कर रहे हैं। अगर बात करें इसमें तो अभी क्या किया गया है, अभी का जो मुद्दा है वो ये है कि यूसीसी के लिए आम जनता की सहमति के लिए एक उसको क्या किया गया है, ओपन किया गया है, जिसमें आप अपनी सहमति बता सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं कि क्या भारत में ये लागू किया जाना चाहिए या कोई समस्या है, और जो समस्या है तो वो क्या है आप बता सकते हैं। ये हम भारत के नागरिक हैं तो हमको अधिकार है कि हम जाके उस पर अपनी राय व्यक्त करें। फिर अगर यूसीसी की बात करें तो यूसीसी एसेंशियली मीन्स अ कॉमन सेट ऑफ लॉ गवर्निंग पर्सनल मैटर्स। देखिए, अगर बात करें तो भारत में ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो अभी सबके लिए एक समान है, लेकिन कुछ व्यक्तिगत मुद्दे ऐसे हैं जिन पे अगर लागू किया जाएगा यूसीसी तो उन पे ही लागू होगा। जैसे सेट ऑफ लॉ पर्सनल मैटर सच एज मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन। कहीं ना कहीं ये मुद्दे जो हैं वो धर्म से संबंधित हो जाते हैं। अब धर्म से संबंधित होने की वजह से ही कहीं ना कहीं कंट्रडिक्शन पैदा होता है, लोगों में क्या होता है, कहीं ना कहीं मतभेद होता है। इसको लेके विभिन्न जाति समुदाय के लोग आपस में सशंकित भी हो जाते हैं कि कहीं उनके धर्म या जाति के साथ जो नियम बनाया जाएगा उसके अनुरूप होगा या नहीं। फिर उसके बाद अगर बात करें द टेन्योर ऑफ द 22nd लॉ कमीशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड। इसका जो फरवरी 2023 में ही क्या हो रहा था, ये एक्सपायर हो रहा था। मतलब एक्सपायर कहने का मतलब है कि इस गठन जो इसका गठन किया जाता था, इस गठन के दिनांक से 3 वर्ष तक ये कार्य करती है, ये आयोग ये कार्य करती है, लेकिन इसको 1.5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया और अगस्त 2024 में ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ठीक है, अब आगे की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हिंदू कोड बिल, क्योंकि यूसीसी की बात हो रही है तो इसलिए विभिन्न धर्म जो समुदाय हैं उनके अपने कुछ न कुछ नियम कानून हैं। तो अभी बात ये भी चल रही है कहीं ना कहीं, देखिए किसी भी प्रकार के मैं ऐसे मुद्दे में नहीं फंसना चाहता हूँ जो आपको भी कहीं ना कहीं बुरा लगे या आप किसी भी जाति विशेष या समुदाय विशेष से हैं तो आपके किसी भी भावना को ठेस पहुँचे। तो
मेरे कहने का मतलब इतना है कि क्या जो फैसला लिया जाएगा वो भारत के अनुरूप होगा, किसी एक व्यक्ति नहीं, भारत की बात हो रही है, क्या भारत के अनुरूप होगा। 1840 का ये जो हिंदू कोड बिल था, इसमें देखिए, सॉरी 1840 का ये जो क्राइम यूनिफॉर्म लॉ ऑफ क्राइम्स था, इसमें देखिए यहाँ पे भी ये जो नियम बनाया गया था, यहाँ पे क्या था, इसमें भी हिंदू और मुस्लिम के कुछ विशेष मुद्दों को छोड़ के बाकी के मुद्दों को शामिल करते हुए इसको बनाया गया था। और हिंदू कोड बिल देखिए, जिसमें समय समय परिवर्तन होता रहा है, 56 56 56, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है, इसमें अभी भी ये परिवर्तन होता रहा है। बात ये है कि कुल मिला के अगर हमारा कोई नियम है और वो समाज के साथ परिवर्तित होता है और परिवर्तन के साथ हम चलते हैं, तो हमें किसी भी नए परिवर्तन के लिए बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन और विभिन्न ऐसी स्थितियां बनती हैं जिसमें लोगों में रोष पैदा होता है। अब देखिए, अगर आप एफर्ट की बात करें टुवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो आपको बता दूं मैं, ये जो शाहबानो केस था, इससे पहले के भी कुछ क्या थे, नियम थे, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट। फिर शाहबानो केस में इस बात थोड़ा सा ज़्यादा तूल मिला। फिर सरला मुदगल केस में भी इसको थोड़ा तूल मिला 1995 के। तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशंस बनी हैं उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि अगर ये लागू होता है तो कहीं ना कहीं भारत को लाभ है। हालांकि पूरे तरीके से किसी भी बात को कह देना उचित नहीं होगा। देखिए यहाँ पे अगर ओवरऑल बात करें तो देखिए, जो कमीशन थी 14, इस जो 22वें कमीशन का गठन किया गया था, वो कहीं ना कहीं हमारे कानूनों में, मतलब हमारे कानून के अंतर्गत जो नियम है उनमें क्या मूलभूत बदलाव हो सकते हैं, उस पर काम करने के लिए ही किया गया था। अब यहाँ पे 14 जून को किया गया था, जो कि ये गठन तो इसका फरवरी में किया गया था, 2021 में ही किया गया था, 20 में किया गया था, जो कि 23 में एक्सपायर हो जाता है। ये 14 जून को क्या किया गया, 14 जून को ये जो अभी आप देख रहे हैं यूसीसी इतना चर्चा में बना हुआ है, कहीं ना कहीं ये 14 जून के इस मुद्दे की वजह से है, जब पब्लिश किया गया किसको, यूसीसी सब्जेक्ट पे लोगों को फीडबैक देने के लिए। और ऐसा भी बताया गया कि 19 लाख रिस्पांस अभी तक मिला भी है। ये डाटा जब तक मैं बता रहा हूं हो सकता है तब तक और ज़्यादा हो चुका हो। और प्रोसेस विल कंसल्ट, यहाँ पे कंसल्टेशन विल एंड ऑन जुलाई 13। तो हम देखेंगे कि जुलाई 13 को फिर किस प्रकार का रुख अपनाया जाएगा लॉ कमीशन द्वारा। ये फैसला जल्द ही हमारे सामने होगा, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है अब। और फिर बात करते हैं सब्जेक्ट रिलेवेंट और इम्पॉर्टेंट की। तो आप देख सकते हैं 2018 में क्या किया गया था, जो 22nd ये जो 21st लॉ कमीशन थी, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें बताया गया था कि ये तो ना तो ये नेसेसरी है और ना ही डिज़ायरेबल है। उसके बाद बताया गया द पैनल हेल्ड वाइल्ड कंसल्टेशन एंड रिव्यू 75 रिस्पॉन्सेस ओवर 2 ईयर। ठीक है। फिर करेंट लॉ कमीशन सीक्स रिस्पॉन्स अफ्रेश विद इन 30 डेज, जैसा कि मैंने बताया 14 जून को होगा और फिर 13 जुलाई को सबमिट हो जाएगी ये रिपोर्ट। फिर अगर बात करते हैं कि कैसे करना है, तो थ्रू ईमेल और थ्रू पोस्ट आप कर सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो आप अपना सुझाव जरूर दें, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं, जिस हिसाब से आप मतदान करते हैं वैसे ही आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आप जाके अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। फिर यहाँ देखिए 3 वर्ष में क्या होती है, ये बताया गया है कि लॉ कमीशन जो होती है वो लैप्स हो जाती है, लेकिन यहाँ पे 1.5 साल के लिए उसको और बढ़ा दिया गया है। फिर कंसल्टेशन पेपर ऑफ 21st Law Commission in 2018, bearing in mind the relevance and the importance of the subject, also various court ordered 22nd Law Commission considered it expedient to desirable afresh over the subject। बात ये है कि अभी इसकी नई शुरुआत एक तरीके से की ओर देश बढ़ रहा है। अब यहाँ आपका भी सुझाव बहुत ही मायने रखता है कि आप किस हिसाब से सोचते हैं। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है भारत में, तो भारत विभिन्न कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम है, और अगर नहीं सक्षम है, हम ज़बरदस्ती लागू करा भी देते हैं, तो ये किस हिसाब से उचित होगा, ये आपके ऊपर है। देखिए, अगर मेरा पर्सनल व्यू जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, सबसे अगर फेवर की बात करते हैं तो कुछ फेवर की बातें हैं, जैसे हम डाइवर्सिटी क्या करते हैं, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। ये एक
इसके फेवर की बात है कि डाइवर्सिटी को हम क्या करते हैं, डाइवर्सिटी को हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वहाँ की कुछ चीज़ें ऐसी हैं, फेवर कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि हम विभिन्न चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं यूसीसी में भी इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर बात करते हैं स्ट्रेटनिंग द यूनिटी को बढ़ावा मिलेगा इससे। फिर उसके बाद है यूनिटी एंड हारमनी, यूनिटी और हारमनी को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। फिर एम्पावरिंग वुमेन, कहीं ना कहीं जाति लिंग भेद सबसे छुटकारा मिलेगा, तो वुमेन को एम्पावरमेंट भी होगा। फिर कन्फ्यूज़न एंड लीगल डिस्प्यूट्स, जो दुनिया भर के लीगल डिस्प्यूट्स और कन्फ्यूज़न है कि इस नियम से लागू, अगर ये नियम अपनाया जाए तो ये सज़ा मिलेगी, ये नियम अपनाया जाए तो ये सज़ा मिलेगी, विभिन्न समुदायों का जो अलग अलग अपना नियम है उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। फिर इन्हेंस क्लियरिटी, तो जो लॉ है उसमें क्लियरिटी आ पाएगी कि आपने, अगर मान लीजिए जैसे लॉ तलाक की ही बात कर लें, तो तलाक, अगर 3 तलाक वाली वो जो बात थी, अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मान लीजिए वो तलाक से आप क्या चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, तो जिस नियम के अनुसार इसको वाजिब बताया जा रहा है, इसको सही ठहराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक क्लियरिटी मिलेगी इन सारी चीज़ों में। किसी एक विशेष समुदाय की बात यहाँ नहीं की जा रही है, लेकिन सारी चीज़ों में क्या होगी, क्लियरिटी मिलेगी। फिर ग्लोबल सेटिस्फैक्शन होगा एक तरीके से। ग्लोबल सेटिस्फैक्शन कहने का मतलब ये है कि कुछ देशों में देखा भी गया है, जिसका उदाहरण फ्रांस है, वहाँ पे चीज़ों को नियत देखा गया है, इसलिए बात हो रही है। फिर बात करते हैं अपोज की, तो देखिए ह्यूमन राइट का वायलेशन होगा, क्योंकि जब नियमों का बदलाव हुआ है, चाहे सती प्रथा रही हो, चाहे विभिन्न नियम परिवर्तित होते रहे हैं, तब क्या हमको देखने को मिला है, अपोज। तो ये भी एक नियम है। फिर जुडिशियल प्लेटफॉर्म कहने का मतलब इसलिए है कि सोचिए आप, नंबर ऑफ केसेस कितने ज़्यादा हो रहे हैं, फिर उनका ग्राउंड क्या होगा, कौन से ग्राउंड पे यूसीसी तैयार किया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर नंबर ऑफ केसेस बढ़ते ही जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाएंगी, जैसे हो सकता है आपका तल कुछ और है, मेरा तल कुछ और है, तो इसका ऐसा कौन सा संतुलन बनाया जाए कि दोनों के तल पे बात हो सके, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्सिटी की बात है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पर्सनल, मतलब एक व्यक्तिगत स्तर पे भी बात हो जाएगी, क्योंकि धर्म जो होता है वो हमेशा से व्यक्तिगत होता है, और हमारे जो संविधान के हिसाब से देखा जाए तो सबको अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है। फिर अगर बात करते हैं तो ओवरलैपिंग पर्सनल लॉज, अब जो आदमी के अपने पर्सनल लॉज हैं वो भी क्या होंगे, ओवरलैप होंगे, क्योंकि हो सकता है कि किसी सरकार विशेष से वो किसी समुदाय विशेष के हित में कार्य करें, लेकिन क्या ये उचित होगा, ये ह्यूमन राइट का वायलेशन होगा। इसलिए कहीं ना कहीं अगर सरकार ऐसा कुछ करती है तो एक संतुलित ग्राउंड तैयार करना होगा, एक संतुलित तल लेकर चलना पड़ेगा, जिसपे किसी भी प्रकार का नुकसान किसी भी व्यक्ति को न देखना पड़े। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वाला मुद्दा पसंद आया हो और मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको दी गई हो वो आपको अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप डिसलाइक करिएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि मुझे किस प्रकार का सुधार करना चाहिए जो आपको पसंद आएगा, क्योंकि मैंने इसमें अपनी कुछ व्यक्तिगत राय भी रखी है, तो हो सकता है कि आपके भावना को कुछ ठेस पहुंची हो। वैसे अगर भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, लेकिन फिर भी आप अपनी राय जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।